अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पोइम द ईगल जो लिखी है पोइट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आज की वीडियो में हम इस पोइम को डिटेल में स्टडी करेंगे विद लाइन टू लाइन एनालिसिस एंड ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोइट कौन थे जिन्होंने इस पोइम को लिखा। पोइट का नाम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोइट जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट थे विक्टोरियन एरा के। विक्टोरियन एरा वो दौर था जब इंग्लैंड के ऊपर क्वीन विक्टोरिया ने हुकूमत की थी, और इस दौर को हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं क्योंकि इस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी और इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। मतलब ये वो दौर था जब इंग्लैंड ने बहुत तरक्की की, इसीलिए हम इसको एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं। इंग्लैंड में इनको पोइट लॉरिएट का खिताब मिला था आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। पहले जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को ये खिताब मिला था और उनके बाद इनको मिला एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। और उसी दौर में इन्होंने अपनी ये पोइम द ईगल लिखी थी। और ये पोइम क्योंकि नाम से ज़ाहिर है द ईगल, इट मीन्स कि ईगल के बारे में ही बताएगी, ईगल की खूबियाँ और उसको एक्सप्रेस करेगी। तो इस पोइम से हमें ज़ाहिर होता है कि जो पोइट हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो कितने ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे नेचर को, यानी कि नेचर की कितनी ज़्यादा वो कदर करते थे, कितनी तारीफ़ करते थे, और इस पोइम के अंदर वही चीज़ बताई है उन्होंने। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अबाउट द पोएम, यानी कि इस पोएम के बारे में हम क्या जान सकते हैं, बेसिक डिटेल्स। इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1851 में। और ये पोएम यानी कि द ईगल, ये क्या दिखाती है, जाहिर सी बात है कि ये किंग ऑफ बर्ड्स यानी ईगल जो कि किंग ऑफ बर्ड्स है उसकी स्विफ्टनेस, उसकी तेज़ी और उसकी सॉलिट्यूड, यानी कि वो अकेला रहना पसंद करता है और वो अकेलापन उसके लिए सैडनेस का बायस नहीं होता बल्कि एक प्लेजर का बायस होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेला ही रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको इतनी हाइट पे जाना होता है जितनी हाइट पे के दूसरे नॉर्मल बर्ड्स नहीं जा सकते हैं। ये पोएम जो है ये टेनिसन ने तब लिखी थी जब उनके वो काफ़ी दफ़ा ट्रैवल कर चुके थे। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज है पेरेनीज़ के नाम से, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे अपने किसी रीज़न्स की वजह से, और वो उनको इतनी ज़्यादा उसने इम्प्रेस किया कि उन्होंने ये पोएम लिखी, क्योंकि वो बहुत बड़े माउंटेन रेंजेस हैं जहाँ पे उनको अक्सर ही ईगल्स और हॉक्स और इस तरह के बड़े और स्ट्रॉन्ग बर्ड्स देखने को मिलते थे। उसकी इंस्पिरेशन के तौर पे इन्होंने बाद में ये पोएम द ईगल लिखी थी। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए और बी। वो मैं आप लोगों को पोएम की डिस्कशन के बाद बताऊंगी कि व्हाट इज एग्जैक्टली द राइम स्कीम। वैसे राइम स्कीम नाम से ही जाहिर है कि कौन कौन सी लाइंस जो है वो आपस में राइम कर रही हैं एक स्टैंजा की। इसको आप माइंड में रखिए, एंड में मैं बताऊंगी कि राइम स्कीम जो है वो ये किस तरह से है। मूव करते हैं अपने पोइम के फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। और ये पोइम बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं इस पोइम के अंदर, और दोनों स्टैंजाज में लाइक पर स्टैंजा 3 लाइंस हैं, यानी टोटल इस पोइम में सिर्फ 6 लाइंस हैं। तो ये छोटा होना इस पोइम की शॉर्टनेस क्या शो करती है, ये कि एक ईगल जो है वो कितनी लाइक फास्ट एक उसकी चाल है, क्योंकि ये पोएम भी आप पढ़ेंगे और बस ख़त्म हो जाएगी, इतनी शॉर्ट है। ये शॉर्टनेस शो करती है कि ईगल की भी जब वो घात लगा के अपने शिकार के लिए बैठता है और शिकार पे हमला करता है, ये जो ड्यूरेशन है ये भी बहुत शॉर्ट है उसके घात लगाने की और हमला करने की। क्यों शॉर्ट है? क्योंकि वो बहुत एक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्विफ्ट किस्म का परिंदा है, दैट्स वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। He clasps the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stands. तो ये देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा कितना शॉर्ट और कितना कंपोज्ड किस्म का स्टैंजा है। फर्स्ट लाइन सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं लिटरली कि लिटरल मीनिंग क्या है इसका। ही क्लैस्प्स द क्रैग विद क्रूकेड हैंड्स। क्लैस्प का मतलब होता है किसी चीज को टाइटली पकड़ना, और मतलब ग्रास्प करना, मजबूती के साथ उसको पकड़ के रखना। क्रैक कहते हैं क्लिफ, यानी किसी पार्ट ऑफ द माउंटेन आप कह सकते हैं, कोई चट्टान का टुकड़ा, कोई पहाड़ का टुकड़ा, जिसको हम क्रैक कहते हैं यानी कि क्लिफ। और तीसरा वर्ड है क्रूकेड, यानी कि कर्व्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसपे के छोटे छोटे बेंड्स हैं, छोटे छोटे कर्व्स हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो अपने
मुड़े हुए हाथों से, अपने बेंड्स वाले हाथों से मजबूती से पकड़ता है चट्टान को, यानी कि वो बैठा है। अब इससे हमारे माइंड में क्या इमेज बनी कि वो कहीं बैठा हुआ है और उसने मजबूती से जिस जगह वो बैठा है उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, यानी वो कहीं दूर दराज के लोनली इलाकों में बैठा है जहां पे और कोई भी नहीं है। और कहाँ है, इतनी हाइट है कि क्लोज टू द सन वो कह रहे हैं, मतलब इतनी हाइट है कि ऐसा लग रहा है कि वो सूरज के पास बैठा हुआ है एक जमीन के टुकड़े पे। Ringed with the azure world he stands. रिंग्ड विद द एज्योर वर्ल्ड, यानी एज्योर कहते हैं एक ब्राइट ब्लू कलर को, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि आसमान का काफी ब्राइट सा ब्लू कलर जो होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं एज्योर। तो इर्द गिर्द उसके पूरा आसमान फैला हुआ है, इससे ये जाहिर होता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इर्द गिर्द उसके क्या है, एज्योर वर्ल्ड, यानी कि नीला आसमान, नीली दुनिया। नीली दुनिया क्यों, क्योंकि वो आसमान के बहुत करीब है, दैट्स वाई ही स्टैंड्स, वो वहां पर खड़ा है। अभी उसका जो हम सीन ये पढ़ रहे हैं उसमें वो उड़ नहीं रहा, बल्कि वो एक जगह पे मजबूती से पकड़ के खड़ा हुआ है एक चट्टान के टुकड़े को। सो आई होप कि लिटरल मीनिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ कि एक ईगल है जो कि बहुत स्ट्रांग है। यहाँ हमें उसकी इमेज जो तस्वीर कशी की गई है उसी से हमें नजर आ रहा है कि वो कितना स्ट्रांग है। वो चट्टान के एक टुकड़े को मजबूती से पकड़ के खड़ा है और उसकी इतनी हाइट है कि ऐसा लग रहा है कि वो सूरज के पास पहुंच गया है और इर्द गिर्द उसके सिर्फ और सिर्फ आसमान है और कुछ भी नहीं है। अब हम इस स्टैंजा को देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लिटरेरी डिवाइसेस, कि इसके अंदर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस मौजूद हैं। सो फर्स्ट इसके अंदर है एलिट्रेशन, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन में ही है, ही क्लैस्प्स द क्रैग विद क्रूकेड हैंड्स। एलिट्रेशन होता क्या है, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक लाइन के अंदर जितने वर्ड्स की बिगनिंग साउंड सेम हो और वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी कि वावल साउंड के अलावा साउंड हो, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसकी क्लियर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में हमें सी की मिलती है कि सी की साउंड क्लैस्प्स, क्रैग एंड क्रूकेड, क एंड क तीन दफा ये रिपीट हुई है क साउंड, सो ये एलिट्रेशन है ऑफ क साउंड। नेक्स्ट हमें personification की एग्जाम्पल मिलती है, वो भी इन द वेरी फर्स्ट लाइन, ही क्लैस्प्स द क्रैग विद crooked हैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने वर्ड ही यूज किया है, एक बर्ड जो है, एनिमल्स बर्ड, उनके लिए हम वर्ड इट यूज करते हैं इंग्लिश में, ना कि ही, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ही यूज किया है। क्यों, क्योंकि उसको इंसान के साथ रिजेंबल करता हुआ दिखाना है, हम ये कह सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन नाम से जाहिर है पर्सन से वर्ड निकला है, यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी नॉन ह्यूमन थिंग, मतलब कोई ऐसी जानदार चीज भी चाहे हो लेकिन वो ह्यूमन ना हो, उसको ह्यूमन क्वालिटीज देना, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो ही हम एक ह्यूमन के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ईगल के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। उसके अलावा वर्ड क्लास्प भी जो है वो भी पर्सोनिफिकेशन के अंदर ही आता है। क्यों, क्योंकि ये क्लास्प वर्ड यानी टू ग्रैब और टू ग्रास्प टाइटली, ये हम यूज करेंगे इंसानों के लिए ऑब्वियसली, बट यहाँ हम यूज कर रहे हैं एक ईगल के लिए। सो फर्स्ट लाइन क्लियरली शो करती है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो लिटरेरी डिवाइस है वो है हाइपरबोले की। हाइपरबोले क्या होता है, ये होता है बहुत ज्यादा किसी बात को बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेटेड तरीके से बयान करना। सो हाइपरबोले यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोज टू द सन, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हुआ कि हकीकत में वो ईगल जो है वो सन के करीब खड़ा हुआ था, नहीं, सन के करीब तो कोई नहीं जा सकता, सन इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। लेकिन यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि वो सन के करीब खड़ा था। इट मीन्स कि हम ये बात को बहुत बढ़ा रहे हैं, मतलब वो इतनी ऊंचाई पे था, इतनी ऊंचाई पे था कि हमें देख के ऐसा लग रहा था कि वो सन के पास पहुंच गया। इन एक्चुअल ही वॉज नॉट क्लोज टू द सन। सो ये हमारा है एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोली। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी, जो कि है विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी क्या होता है, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसको हम पढ़ें या सुने तो हमारे दिमाग में उसकी चीज की इमेज बनना स्टार्ट हो जाए, और ऐसी इमेज जो कि देखने से ताल्लुक रखती हो। यानी कि अब जैसे हम ये पूरा स्टैंजा, इस पूरे स्टैंजा तो क्या इस पूरी पोएम के अंदर ही हमारे पास विजुअल इमेजरी है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं, अब जैसे आपने पूरा स्टैंजा सुना और मैं इसको पढ़ रही थी, तो मेरे जहन में भी इसका इमेज बना, और आप जब सुन रहे थे तो आपके जहन में भी इसका इमेज बना। क्या इमेज बना कि एक ईगल खड़ा हुआ है, उसने टाइटली पकड़ा हुआ है एक क्लिफ को, और सूरज उसके पास है, इर्द गिर्द कितना अच्छा नीला आसमान है और वो वहां पे खड़ा है, बहुत ज़्यादा हाइट है, तो मतलब वो एक इमेज हमारे जहन में बन गया। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्लियर एग्जाम्पल है ऑफ विजुअल इमेजरी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ।
नेक्स्ट स्टैंजा फर्स्ट मैं इसको रीड कर लेती हूँ. द wrinkled sea beneath him crawls, he watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. कितना शॉर्ट और कितना अच्छा स्टैंजा है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग्स नहीं है. फिर भी मैं इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ. द wrinkled sea beneath him crawls. बीनीथ हिम यानी कि वही हिम ईगल की बात ही हो रही है. ईगल के नीचे यानी कि अब हम वो इतना ऊपर है तो उसके नीचे क्या चीज़ है, मतलब कि अगर हम उसके नीचे पूरे सीन में ज़मीन की तरफ आए तो क्या है, नीचे एक समंदर है पूरा. अब समंदर किस तरह का है, समंदर रिंकल्ड है. रिंकल क्या होता है, बेसिकली जैसे हमारे फेस के ऊपर जो रिंकल्स पड़ जाते हैं एजड लोगों के फेसेस पे, कैसा होता है, वो कर्व्स होते हैं, छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बेंड्स होते हैं, स्किन जो है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है. तो यहाँ पे वो सी को रिंकल्ड कह रहा है. इसका क्या मतलब है कि सी, आप देखें जब हम एक हाइट से सी को देखेंगे, जैसे आप किसी प्लेन में बैठ के या किसी बहुत हाइट पे जाके आप सी को देखेंगे, तो वहां से आपको सी कैसा नजर आएगा, उसकी जो वेव्स हैं वो आपको छोटे छोटे फोल्ड्स या छोटे छोटे कर्व्स और बेंड्स की सूरत में नजर आएगी. सो इसीलिए उसने सी को यहाँ पे रिंकल्ड कहा है. द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स. अब वो सी को कह रहा है कि सी क्रॉल कर रहा है, यानी कि ऊपर से देख के उसको लग रहा है कि ये जो बेंड्स या फोल्ड्स हैं ये क्रॉलिंग कर रहे हैं. बेसिकली क्या है कि वो वेव्स मूव कर रही हैं. ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स. वो यानी ईगल जो है वो खड़ा हुआ उसको देख रहा है, किसको, समंदर को देख रहा है. फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, वो अपनी माउंटेन, दीवार जैसी माउंटेन के ऊपर खड़ा है, दीवारों पे खड़ा है. लाइक दीवार पे तो नहीं खड़ा, हमें पता है कि वो माउंटेन पे खड़ा है, लेकिन वो माउंटेन को यहाँ पे दीवार कहते हैं, मतलब इतनी ऊंची माउंटेन जैसा कि कोई दीवार है उसके ऊपर वो खड़ा है और वो नीचे देख रहा है किसको, समंदर को. अब वो बेसिकली खाली समंदर तो नहीं देख रहा होगा, क्या देख रहा होगा, वो अपना शिकार ढूंढ रहा होगा, क्योंकि जो ईगल्स हैं वो फिश हमें पता है कि खाते हैं. तो समंदर में छोटी छोटी मछलियां, वो जब ऊपर से देखेगा तो वो वहीं पे एक अपना निशाना बांधेगा और वो सीधा नीचे आके उस मछली को पकड़ के वापस चला जाएगा. सो ये भी शो करता है ईगल की स्ट्रेंथ एंड ईगल की पावर, उसकी बेसिकली पावर ऑफ साइट, उसकी कितनी तेज नजर है कि वो इतनी ऊपर से बैठ के नीचे समंदर में अपना शिकार तलाश कर रहा है. सो दिस इज रियली इनक्रेडिबल अबाउट द ईगल. नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट लाइन, एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स. थंडरबोल्ट क्या होता है, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग प्लस थंडर, यानी कि बिजली की चमक और साथ में बादलों की गरज, वो दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो हम उसको थंडरबोल्ट कहेंगे. यानी कि एक थंडर बोल्ट की तरह से वो गिरता है. अब इट डजेंट मीन कि वो गिरता है, बल्कि वो खुद नीचे आता है थंडर बोल्ट की स्पीड पे. हमें पता है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कितनी सेकंड्स में हो जाती है. हम देखना भी चाहें किसी को, हमें एक दिखी है बिजली, हम दूसरे को कहेंगे देखो, तो तब तक वो बिजली गायब हो चुकी होगी, यानी कि वो इतनी सेकंड्स में आती है. तो ये सेम चीज बता रहे हैं ईगल के लिए कि वो बिल्कुल सेकंड्स की, मिनट्स की भी नहीं बल्कि सेकंड्स की गेम होती है कि वो ऊपर से नीचे आता है, अपना शिकार पकड़ता है और चला जाता है. सो ये शो करता है ईगल की एक्टिवनेस, कि वो कितना एक्टिव है. सो आई होप इसका लिटरल मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा. अब हम आते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ, ताकि हम इसका हिडन मीनिंग भी जान पाएं. तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो लिटरेरी डिवाइस है वो है क्रॉल्स, जो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मैंने अभी बताया, यानी कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन ट्रेट्स देना. सो यहाँ पे हमारे पास क्रॉल्स है कि हम सी को कह रहे हैं कि वो सी क्रॉल करिए. अब सी तो क्लियरली एक नॉन लिविंग थिंग है, पानी है, लेकिन वो क्रॉल कर रहा है. क्रॉल यानी जो ह्यूमन एक क्वालिटी है, ट्रेट है, वो हमने उसको दिया कि वो क्रॉल करिए. तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ. दूसरा हमारे पास है मेटाफर, और यहाँ पर दो मेटाफर्स प्रेजेंट हैं. पहला मेटाफर हमारे पास है रिंकल्ड सी. हमने ये नहीं कहा कि सी लग रहा है कि उस पर रिंकल्स हैं, द सी हैज रिंकल्स, या द सी इज लाइक अ रिंकल्ड थिंग, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि हमने कहा रिंकल्ड सी, यानी कि सी के ऊपर जो वेव्स हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे रिंकल्स, लेकिन हमने ऐसी पूरी बात यहाँ पे नहीं पोइट ने की, डायरेक्ट बोला है रिंकल्ड सी. तो ये मेटाफर है. मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी चीज को किसी के जैसा तो कहें, बट विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स एज और लाइक, यानी जैसे अभी मैंने बोला कि ये उसके जैसा लग रहा है. अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये उसके जैसा लग रहा है या उसकी तरह लग रहा है, यानी उर्दू में हम तरह और जैसा के वर्ड्स जब यूज करते हैं तो वो हमारे पास मेटाफर नहीं बल्कि सिमिली होता है. और अगर हम ये वर्ड्स यूज नहीं करते तो वो हमारे पास मेटाफर होता है. सो मेटाफर और सिमिली ये अभी आप समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट हम जो लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करेंगे वो सिमिली ही होगी. सिमिली होता है जब हम इंग्लिश में एज और लाइक के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं. यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि द कोई हम एग्जाम्पल दें कि ही इज
ब्रेव एज लायन, यानी कि वो शेर की तरह बहादुर है। लेकिन अगर हम कहें ही इज लायन, यानी कि अब हमने वो एज और लाइक के वर्ड्स को स्किप कर दिया, तो ये हमारे पास मेटाफर है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या मेटाफर था, रिंकल्ड सी, यानी कि समंदर रिंकल्ड है। हमने डायरेक्ट ये नहीं कहा, हम ये नहीं कहा कि रिंकल्स उस पे हैं उसकी तरह, किसी चीज की मिसाल भी नहीं दी। सो दिस इज मेटाफर। एंड द नेक्स्ट वन इज माउंटेन वॉल्स। यहाँ पर हमने कहा कि ईगल जो है वो माउंटेन वॉल्स पे खड़ा है। ये नहीं कहा कि वो माउंटेन दीवार की तरह ऊंचे थे और उन पे ईगल खड़ा था, बल्कि डायरेक्टली हमने कह दिया कि माउंटेन वॉल्स। तो ये हमारे पास मेटाफर है। और लास्ट, इन द लास्ट लाइन हमारे पास है सिमिली, जो कि है लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स। सो यहाँ पर हमारे पास हमने उसको वर्ड लाइक यूज, आप देख सकते हैं क्लियरली लाइन के अंदर लाइक वर्ड यूज हुआ है कि वो थंडरबोल्ट की तरह नीचे आया। सो यहाँ पर ये हमारे पास है सिमिली। और लास्टली मैंने मेंशन किया है इमेजरी, वो वही जो मैंने बताया था कि विजुअल इमेजरी, यानी कि पूरी पोइम जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में इमेज क्रिएट होता है। इस स्टैंजा में क्या इमेज क्रिएट हुआ कि सबसे पहले हमें समंदर का इमेज हमारे जहन में आया कि समंदर जो है उसकी वेव्स मूव कर रही हैं हल्की हल्की। फिर हमारे जहन में आया कि ईगल जो है वो ऊपर से बैठ के उनको देख रहा है, और फिर जैसे ईगल को अपना को शिकार मिला वो फौरन तेजी से नीचे आया और उसने आके अपना शिकार ग्रैब किया और वो चला गया। सो ये पूरी पोइम पढ़ते हुए हमारे जहन में ये इमेजेस बनते गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी। So this was our poem, and yes, I remember मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था that we will discuss the rhyme scheme. So just moving back to our stanzas. Okay, this one is the first stanza. यहाँ पर हमारे पास क्या rhyme scheme थी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ए। सो यहाँ पे हमारे पास कौन से तीन वर्ड्स हैं, हैंड्स, लैंड्स एंड स्टैंड्स। तीनों वर्ड्स जो हैं वो सेम राइम करते हैं। सो हम पहले वर्ड को ए कहेंगे, सो हम तीनों वर्ड्स को ए और ए ही कहेंगे क्योंकि तीनों की सेम साउंड है। एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा, द सेकंड स्टैंजा, हमारे पास वर्ड्स हैं क्रॉल्स, वॉल्स एंड फॉल्स। सो ये हमारे पास आप देख सकते हैं क्रॉल्स जो है वो पिछले स्टैंजा में जो वर्ड्स है जैसे हैंड्स, लैंड, स्टैंड्स, उनसे मैच नहीं करता। क्रॉल्स और हैंड्स ये मैच नहीं करते, सो दैट्स व्हाई हम क्रॉल्स को बी मार्क करेंगे, और फिर आगे वॉल्स और फॉल्स उससे मैच करते हैं तो हम सबको बी मार्क करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास जो राइम स्कीम पूरी पोइम की बनती है वो बनेगी ए बी बी बी। सो दिस वॉज अबाउट द राइम स्कीम। आई होप अब आप लोगों को पोइम फुली क्लियर होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए अल्लाह हाफिज।